नमस्कार, टीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो वोट चोरी को लेकर जिस तरह से अब धीरे धीरे पूरे देश में बवाल मचता जा रहा है, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और उसका असर बिहार में दिखने लगा है। बीजेपी ये बात भांप चुकी है कि बिहार में जो जनता तक मैसेज महागठबंधन की तरफ से या पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से पहुंचाया जा रहा था, उसका असर दिख रहा है। वोट चोरी के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। इसके अलावा पिछले दिन बीपीएससी के जो छात्र हैं उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया। TRE 4 के जो सिलेबस को लेकर जो पूरा मुद्दा उठा हुआ है, जो परीक्षा को लेकर, उस पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया छात्रों की तरफ से। यानी बिहार में अब जनता एनडीए सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रही है और इसके पीछे की वजह माना जा रहा है मजबूत विपक्ष को। जनता को दिख रहा है कि उनके पास एक विकल्प तैयार हो गया है और इसी वजह से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। ऐसे में जब वोटर अधिकार यात्रा बिहार में समाप्त हुई है, समापन में जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दिया, जिस तरह से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया और इसके बाद शुरू हुई उत्तर प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा। और उत्तर प्रदेश में जैसे ही वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, बीजेपी अपने काम पर लग गई है। जिस तरह से राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर हैं, उनके दौरे में जिस तरह अड़चन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से दिनेश जो मंत्री हैं, यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं, योगी की कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन करके या राहुल गांधी के काफिले को जो रोकने की कोशिश की, इससे यह पता चलता है कि बीजेपी में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से कितनी बेचैनी बढ़ रही है। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है वो ये कि अजय राय जो वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव में, उनको किस तरह से नजरबंद किया गया है, किस तरह से उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा का जो नेतृत्व है, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ही कर रहे हैं यूपी में। और जिस तरह से बिहार में इस यात्रा का असर देखा गया, उससे बीजेपी को डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश में अभी से 2027 के लिए प्लॉट ना बना ले विपक्ष। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जिस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, इससे यह साफ है कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, तो इस यात्रा की जो अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है, इस मुद्दे को 2027 तक विपक्ष जोर से उठाएगा और इसका असर उत्तर प्रदेश पर अगर पड़ा तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किल होगी और केंद्र पर भी इसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि अभी से ही वोटर अधिकार यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह बिहार में की। लेकिन विपक्ष ने भी ये ठान रखा है, या विपक्ष लगातार जिस तरह से इस यात्रा को निकाल रहा है या मुखर होकर अपनी बात कर रहा है, उससे साफ है कि विपक्ष रुकने वाला नहीं है। तो अजय राय को जिस तरह रोकने की कोशिश की गई, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, उसका वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, उसको हम अभी दिखाएंगे। लेकिन पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगी कि किस तरह से बिहार में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा ने अब बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है, या कहें कि बीजेपी की नींद उड़ा दी है। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, जिस तरह से कल योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने जिस तरह सड़क पर उतरकर राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश की, राहुल गांधी के दौरे में मतलब अड़चन पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही कि उनकी पर्सनल खींच भी है। खुद वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे रायबरेली से और वो हार गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये सारी चीजें मिलकर राहुल गांधी की जो बढ़ती लोकप्रियता है, उससे बीजेपी परेशान है। और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि खुद जब से हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान राहुल गांधी ने किया है, उससे पीएम मोदी भी परेशान है, क्योंकि ये दावे हैं कि इस बार शायद वाराणसी सीट का भी लेकर कुछ खुलासा कर सकते हैं राहुल। हाँ अंशिता, बिल्कुल वाराणसी सीट को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। और जब राहुल गांधी आरा में थे और वहां वो कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम हम फोड़ेंगे, अगली बार कि मोदी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, तो उस समय किसी भीड़ से आवाज आई कि अगला मतलब वाराणसी का होगा, तो राहुल गांधी तो मुस्कुराए और ऐसे ऐसे करके उन्होंने सिर हिलाया था। इससे समझ में आया कि अगला निशाना राहुल गांधी का वाराणसी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जा रहे हैं और वाराणसी जाने से पहले वोट चोरी के खिलाफ अजय राय जिस तरीके से इस मसले को आगे बढ़ा रहे हैं, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सांसद बने, वहां से चुनाव जीते, तो इसको लेकर अब काफी ज्यादा आरोप लग रहे हैं।
अजय राय को कल रात ही नजरबंद कर लिया गया है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। अजय राय ने खुद वो वीडियो जारी किया जिसकी आपने जानकारी भी दी, वो भी हम देखेंगे। यहाँ साफ तौर पर समझा जा सकता है अंशिता कि भारतीय जनता पार्टी परेशान इसलिए नजर आ रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जनता उसको सच मान रही है और जनता में ये बात पहुंच चुकी है कि ये निश्चित तौर पर वोट चोरी का मसला है। और कल राहुल गांधी ने कहा भी था कि वोट चोरी का मसला जो है, ये मुद्दा जो है आम जनता तक पहुंच चुका है। बच्चा अब इसके खिलाफ आवाज बात कर रहा है वोट चोरी के खिलाफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेता जो हैं वो घबराए हुए दिखाई पड़ते हैं इस वोट चोरी के मसले पर। तो ये अब जिस तरीके से अजय राय को नजरबंद किया गया, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में अपने खिलाफ किसी भारी विरोध प्रदर्शन की आशंका रही होगी, इसीलिए अजय राय को नजरबंद किया गया। चूंकि वाराणसी का मसला भी बहुत ज्यादा गंभीर और ये आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से बनारस से सांसद बने, तो हो सकता है कि इसीलिए अजय राय को नजरबंद कराया गया हो। जी बिल्कुल, हम वो पहले वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से अजय राय को रोकने की कोशिश की गई, उन्हें नजरबंद किया गया। और इस पर सवाल उठते हैं कि आखिर एक प्रदर्शन अगर कर रही है विपक्ष, जिसका काम है एक वोटर अधिकार यात्रा अगर निकाली जा रही है, तो उससे आखिर सरकार को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, क्यों अजय राय को नजरबंद किया गया, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर आगे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले अजय राय का वो वीडियो देखिए जो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। यहाँ आज पहले कैसे हम तो मना कर रहे थे, हम भी ऐसे आने का समय नहीं है ना, हम तो यही नहीं है कि कोई आने का समय नहीं है, तो गलत समय आया खाना आप लिख के दीजिए, लोग नहीं है बाहर आओ, तुम ही करो। ठीक सर, सर तो अभी हम अजय राय का वो वीडियो देख रहे थे जो उनके घर का है, जहां पुलिस पहुंची है और उन्हें नजरबंद किया गया है। यानी साफ तौर से सिर्फ जो वोटर अधिकार यात्रा अजय राय के नेतृत्व में निकाली जा रही है, राहुल गांधी जिसमें शामिल होने के लिए रायबरेली भी पहुंचे हैं, 2 दिन का उनका दौरा है, यानी वोटर अधिकार यात्रा बीजेपी खेमे में खलबली मचा रही है। और लगातार इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने वाली थी, शुरुआत से ही कोशिश पूरी ये थी प्रशासन की कि कैसे भी यात्रा को रोका जाए, इस यात्रा में अड़चन पैदा की जाए, विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। लेकिन जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा महागठबंधन एकजुट दिखाई दिया, उससे प्रशासन को कहीं ना कहीं जो वो करना चाह रहा था उसमें कामयाबी नहीं मिली। और अब जब उत्तर प्रदेश में ये यात्रा शुरू की गई है, तो इस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर अजय राय ने जो ट्वीट किया है इस वीडियो के साथ, उन्होंने लिखा है, पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली गली गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा, मोदी वोट चोरी बंद करो। तो वोट चोरी का नारा लगातार लगाया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगातार लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। आपको याद भी होगा जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने लगभग हर संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब जनता के ही मुंह पर नहीं, बिहार के बच्चे बच्चे के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है चढ़ चुका है। और बच्चे भी आकर उनसे कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा इसको और अच्छे से बुलंद करना है, इसको और आगे बढ़ाना है। और एक दिन वो आएगा जब पूरी दुनिया में ये नारा गूंजेगा। तो इस तरह से लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर और इधर एनडीए सरकार, चाहे वो बिहार की हो या फिर हम बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है, उस पर लगातार सवाल उठा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर इस वक्त पीएम मोदी की कुर्सी को लेकर खड़ा हुआ है, क्योंकि वाराणसी पर लगातार सवाल है। वाराणसी के जो नतीजे आए थे उस पर शुरुआत से अजय राय हो या कांग्रेस हो सवाल उठाती रही है। क्योंकि आपको याद होगा अमलेंदु जी, जिस दिन नतीजे थे उस दिन लगातार देखा जा रहा था कि लगभग 5 राउंड तक अजय राय ही आगे बने हुए थे। और ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाला जो चल रहा था उस वक्त काउंटिंग, वो बहुत ही हैरान करने वाली थी, क्योंकि
पीएम मोदी पीछे चल रहे थे, ये बड़ी बात। हाँ बिल्कुल, पीएम मोदी लगातार पीछे चल रहे थे और अचानक से फिर देखा गया कि काउंटिंग रोक दी गई और काउंटिंग रोकने के काफी देर बाद जब खबरें आना शुरू हुई तो मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हो गए हैं। आरोप ये लगाया गया है, साफ तौर पर अजय राय ने ही आरोप लगाया था कि जो वहां के डीएम थे कौशल राज शर्मा, उन्होंने घपला किया और उसके एवज में उनको केंद्र में जो है भेज दिया गया है, ये उनका आरोप था अजय राय का। अब ये आरोप सही है गलत है ये हम नहीं जानते, जब कोई जांच होगी तब ये होगा, लेकिन ये आरोप अजय राय का था साफ तौर पर कि वहां के जो डीएम थे कौशल राज शर्मा, सीधे सीधे उनका नाम लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने गड़बड़ की, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को जिताया गया। लेकिन ये जीत हार की बात अलग है। जनता ये विश्वास कर रही है कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है वो हुई है और ये साफ तौर पर समझा सकता है कि इस गड़बड़ी की बदौलत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जीत कर पहुंचे हैं संसद में और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वो वाराणसी चुनाव हार गए होते तो वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाते। तो आखिरी समय में ये मैनेज किया गया है, ये साफ तौर पे समझा जा रहा है और जनता को भी यही समझ में आ रहा है। और आज जिस तरीके से अजय राय की नजरबंदी की गई है, कल रात से उनको नजरबंद किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में हैं और जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस समय वो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं राम गुलाम, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं वाराणसी में। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि इसीलिए गिरफ्तारी कराई गई ताकि अजय राय या उनके समर्थक जो है कोई विरोध प्रदर्शन ना कर पाए, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे जो हैं एक विदेशी मेहमान के सामने ना लगे बनारस में प्रधानमंत्री को लेकर, शायद इसलिए गिरफ्तारियां कराई गई, नजरबंदी कराई गई है। जी बिल्कुल, और ये गौर करने वाली बात है अमलेंदु जी की एक दिन पहले राहुल गांधी के सामने खुद योगी कैबिनेट के मंत्री को सड़क पर उतर के प्रदर्शन करना पड़ा। ये अपने आप में बताता है कि सिर्फ छोटे मोटे कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि मंत्री भी अब राहुल गांधी के विरोध में उतर आए हैं और इससे ये साफ है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बीजेपी खेमे को परेशान कर रही है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी को अब खौफ है, बीजेपी को अब डर है और इसीलिए पूरी की पूरी बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई है कह सकते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा में लगातार अड़चनें पैदा की जा रही हैं। अगर बात करें बिहार वोटर अधिकार यात्रा की जो अभी कुछ ही दिन पहले समाप्त हुई है और उसमें भी लगभग हर पैतरा अपनाया गया। उनके हेलीपैड को जो जगह दी गई थी हेलीपैड के लिए, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए, उसको आखिरी वक्त पर पहले रद्द किया गया, फिर उसे दोबारा से अनुमति दे दी गई। उसके बाद विश्राम गृह को लेकर अनुमति रद्द की गई। इसके बाद कहा गया कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। इसके बाद जहां गांधी मैदान में समापन का कार्यक्रम होना था उसमें भी उनको अनुमति आखिरी समय तक लटकाए रखी, रुकने के लिए वहां पर अनुमति मांगी गई थी एक दिन पहले रात में विश्राम के लिए, उस अनुमति को नहीं दिया गया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर, बीजेपी के अंदर खलबली है और इसकी वजह हर कोई जानता है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई और उस यात्रा से कितना असर पड़ा लोकसभा चुनाव में, ये सबके सामने है। और अब क्योंकि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है, समापन वाले दिन राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और इस बार उनके निशाने पर सीधे पीएम मोदी थे। उन्होंने कहा कि इस बार जो खुलासा होगा उसके बाद पीएम मोदी अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे देश को। तो इससे साफ इशारा जाता है कि निशाना इस बार पीएम मोदी है, उनकी कुर्सी है और इसीलिए बीजेपी अब इस यात्रा को रोकने के लिए, इसमें अड़वंगा लगाने के लिए, इसमें पेच फंसाने के लिए हर कोशिश कर रही है। प्रशासन को लगा दिया गया है, कार्यकर्ता नेता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में भी इस तरह से देखा गया कि लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, काले कपड़े पहनकर बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि राहुल गांधी ने एक अलग मैसेज देते हुए उन कार्यकर्ताओं से जाके बात की, उनको चॉकलेट दी, उनको पानी दिया और पूछा कि आखिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। तो इससे साफ है कि सिर्फ आला कमान के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ता को काम करना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास भी वजह नहीं है कि वो राहुल गांधी का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी आम जनता की आवाज उठा रहे हैं और वोटर अधिकार यात्रा निकालकर वोट चोरी जो देश में हो रही है, जो वोटर्स का अधिकार छीना जा रहा है, खासकर एसआईआर प्रक्रिया लाकर जो अधिकार छीना जा रहा है, उससे एक तरह से जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। और ये बात खुद एनडीए के लोग भी मान रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया पिछले दिनों यात्रा के समापन के बाद, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए के सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की लोकप्रियता इससे जरूर बढ़ेगी, बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी और यही सारी वजह है कि अभी बीजेपी राहुल गांधी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
टेंशन में है राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से। और जिस तरह से राहुल गांधी अब इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अब हर राज्य में उनको कांग्रेस को उतना ही मजबूत करना है जैसे एक समय पर हुआ करती थी, और उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, बिल्कुल सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और अंशिता, आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब गए थे गुजरात, जब वहां कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले हुए थे उसके बाद, तो उन्होंने वहां साफ तौर पर ऐलान किया था कि आप चिंता मत कीजिए, अब हम आपसे गुजरात छीनेंगे और हम आपको चैलेंज करके दे रहे हैं कि हम छीनेंगे। और वहां उस पर काम करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे जूनागढ़ में थे, गुजरात में, और वहां उन्होंने जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दोनों को चैलेंज दिया। और उन्होंने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि भाई गुजरात ने हमको महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए, लेकिन आपने हमको दो नए गुजराती दे दिए हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बहुत तगड़ा तरीके से कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात से जाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दी, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो यानी राहुल गांधी हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं। इधर जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर आरोप लग रहे हैं, अब ये वोट चोरी के आरोप अंशिता पहुंच गए हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव तक। और कहा यह जा रहा है कि 12 सांसद एनडीए के उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और वो वोट चोरी जो है करके 15 वोट जो थे वो निरस्त कर दिए गए इंडिया गठबंधन के। आखिर यहाँ वोट कैसे निरस्त होता है, क्या आधार होता है, ये नहीं बताया गया कि वोट निरस्त क्यों किया गया। जबकि कोई वोट निरस्त किया जाता है तो उसका बताया जाता है कि भाई इस व्यक्ति ने एक एक जो था वो दोनों को लिख दिया, या क्या किया, किसने किया। आप भले ये मत बताइए ये वोट किसके थे, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि ये वोट निरस्त क्यों किए गए, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई। तो इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी के सांसद है संदीप पाठक, उनका साफ तौर पर कहना है कि 12 एनडीए के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। और इसके बाद अंशिता लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्रॉस वोटिंग का मसला उठा कैसे, और ये वोट जो निरस्त किए गए 15 वोट, सबसे ज्यादा शंका इसको लेकर उठ रही है कि आखिर ये निरस्त वोटों का मसला क्या है। ये बताया जाना चाहिए कि ये 15 वोट कैसे निरस्त किए गए। क्या कोई अनिल मसीह जो था वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी बैठ गया था? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो ये मसला काफी बड़ा होता चला जा रहा है। वोट चोरी का मसला अब पूरे देश भर में देखा जाए तो इसको लेकर बातें उठ रही हैं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, और उन्होंने भी अंशिता इसको लेकर अपनी बात रखी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए गठबंधन के सभी साथी या तो वॉकआउट कर गए थे या इनके साथ खड़े नजर नहीं आए। इंडिया गठबंधन की अपनी कामयाबी है। हम जो थे, हमें 315 वोट गिन रहे थे, अपने 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। हमारे लोगों ने कहा क्रॉस वोटिंग की, इसका मतलब क्रॉस वोटिंग एनडीए के लोगों ने की, और उसे छिपाने के लिए जो है वहां कोई अनिल मसीह बैठा हुआ था। इसका मतलब ये हम लोग सुन नहीं सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह क्या कहना। बिल्कुल, हम वीरेंद्र सिंह को सुनना चाहेंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, और कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत भले ही गई है, यानी एनडीए जीत भले ही गया है, लेकिन असल में ये जीत नैतिकता के आधार पर नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर आगे लगातार हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वीरेंद्र सिंह को सुनते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रचार और प्रसार का ही नतीजा है कि जो एनडीए गठबंधन के साथी थे वो या तो वॉकआउट कर गए और या तो इनके साथ खड़े नजर नहीं आए। तो ये इंडिया गठबंधन की कामयाबी है। हम तो 315 अपने को गिन ही रहे थे, 15 आपने इनवैलिड कर दिया, तो हमारे लोग कहाँ क्रॉस वोटिंग की है। उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इस बयान को सही नहीं मान रहे, जिस तरीके से आपने कहा कि 315 में से 300 तो हमने तो क्रॉस वोटिंग तो कहीं हुई नहीं है, तो फिर किस नजरिए से आप देख रहे हैं? कह तो रहा हूं, जो हमारा नजरिया जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो यही है, और हमारे सब साथी मिलकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट किए। हमने उनके माथे पर पसीना इतनी संख्या होने के बावजूद ला दिया कि उनको जो है कि सतर्क होना पड़ा। और जिस तरीके से प्लानिंग करने लगे, जैसे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लोग अपने वोटर को शेल्टर दे करके गुलियाते हैं, ऐसे वो सांसदों को लगे शेल्टर देने, एक जगह इकट्ठा करने लगे। तो ये देख करके हमको तो खुद जो है कि अपनी कामयाबी पर गर्व हो रहा है कि हम लोग कम संख्या में होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना ला दिए
ये इंडिया गठबंधन की कामयाबी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य एक साथ थे, लेकिन दूसरी तरफ किरण रिजिजू भी कह रहे हैं कि एनडीए के जितने भी सदस्य हैं वो एक साथ थे। भाई उनका मुंह है, वो कहे, वो कह सकते हैं, क्योंकि आप उनके तंज नहीं देख रहे हैं। वो कभी सकारात्मक तंज बोल ही नहीं सकते, वो उनके खून में है कि वो हमेशा नकारात्मक बातें कहेंगे। तो अभी हम सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह को, किस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कहानियां बनाई जा रही है एनडीए की तरफ से कि इंडिया गठबंधन में सेंध लगी है, क्रॉस वोटिंग इंडिया गठबंधन के सांसदों ने की है, लेकिन असल में जो खबर अंदर से आ रही है वो ये कि इंडिया गठबंधन के अंदर किसी तरह की कोई सेंध नहीं लगी है। लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का ये बयान आ रहा है कि हमारे जो है खेमे में या इंडिया गठबंधन में किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं खबर ये है कि एनडीए के अंदर कुछ वोट्स इधर से उधर हो गए हैं और इसी से बीजेपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जीत भले ही गई है बीजेपी, लेकिन असल में वो जीत नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि 2022 या उससे पहले चुनाव जब हुए उसके आधार पर अगर देखा जाए 2017, 2022, तो उस आधार पर इस बार जो चुनाव हुए हैं और उसके जो नतीजे आए हैं उससे साफ है कि एनडीए की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है और विपक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यही परेशानी अंशतः समझी जा सकती है कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो थे काफी ज्यादा घबराए हुए थे। इसका मतलब अंशतः अगर इंडिया गठबंधन ने और थोड़ा जोर लगाया होता तो एनडीए के काफी नुकसान एनडीए को पहुंचाया जा सकता था। चूंकि ये जिस तरीके से वोट निरस्त किए गए हैं इसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और अब तो साफ तौर पर आ रहा है कि एनडीए के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो अब अगर एनडीए के सांसद क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती एक तरीके से एनडीए में मिलना शुरू हो गई है। उनका डर जो है वो एनडीए में खत्म होना शुरू हो गया। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, चूंकि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न जो था वो बना हुआ था नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव, और नरेंद्र मोदी खुद पूरे दिन भर जो थे वो बैठे थे सांसदों के साथ और सबसे पीछे जो थे सीट पर बैठे रहे थे। एक तरह से कहा जाए कि सबको गिन रहे थे कौन आया है कौन नहीं आया, इस तरीके से। तो इसमें इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी एक तरह से देखा जाए तो उनको शिकस्त मिली है। जीत भले ही हुई हो, लेकिन अगर एनडीए में दरार लगी है और एनडीए की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने क्योंकि बीजेपी कार्यशाला का जिक्र यहाँ पर किया है और उसका फोटो दिन भर पूरे मीडिया चैनल्स पर जो है एक तरह से तैरता हुआ दिखाई दिया था। हर जगह ये बात चल रही थी कि पीएम मोदी आखिरी पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दिए, लेकिन उस जो आखिरी पंक्ति में बैठने के पीछे की जो वजह निकल कर आ रही है वो सबके सामने है कि किस तरह से बीजेपी के अंदर भी अब मोदी और शाह के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं, असंतुष्ट होने लगे हैं वहां के सांसद, बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता। और शायद यही वजह है कि उनको मनाने के लिए पीएम मोदी ने आखिरी पंक्ति चुनी, जिससे वो एक मैसेज देने की कोशिश कर सके कि जो तानाशाही के जो आरोप उन पर लग रहे हैं असल में वो आरोप गलत हैं और वो उनमें से ही एक हैं। उनके अंदर कोई तानाशाही वाला रवैया नहीं है, ना नेतृत्व के जो एक तरह से कह सकते हैं नेतृत्व की आड़ में जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं वो रवैया उनका नहीं है। ये एक मैसेज बीजेपी सांसदों को साधने के लिए देने की कोशिश की गई, ये बड़ी वजह रही। जो जानकारों का मानना है, जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, इस वजह से पीएम मोदी उस दिन आखिरी पंक्ति में बैठे रहे। और आप सभी जानते हैं और अमलेंदु जी हम लोग इस पर लगातार चर्चा भी करते हैं, लगातार विपक्ष भी कहता है कि पीएम मोदी मौके के हिसाब से किस तरह से फोटो खिंचाना जानते हैं, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो ये सारी चीजें यहां पर देखी जा रही है और लगातार उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ये दावे किए जा रहे थे कि सिर्फ एनडीए सांसदों के अंदर ही असंतोष नहीं है बीजेपी में मोदी और शाह के नेतृत्व को लेकर, बल्कि अब बीजेपी के सांसद भी नाराज होने लगे। और बीजेपी के सांसदों की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि आखिरी वक्त पर पीएम मोदी ने जो एनडीए सांसदों का डिनर बुलाया था अपने आवास पर 8 सितंबर की रात को, उसे रद्द किया गया। हालांकि इसके लिए हवाला दिया गया बाढ़ का जो उत्तर भारत में आई हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बाढ़ आई है क्या सिर्फ 8 सितंबर के डिनर के लिए आई थी? 2 दिन की जो कार्यशाला बुलाई गई थी बीजेपी सांसदों की, क्या उसके लिए वो बाढ़ नहीं थी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इससे पता चलता है कि बीजेपी के अंदर की जो खींचतान है उसे साधना ज्यादा जरूरी लगा उस वक्त, और इसीलिए पूरा फोकस बीजेपी सांसदों पर किया गया, क्योंकि डर एनडीए के सांसदों से ज्यादा
बीजेपी सांसदों का छिटकने का लग रहा था, और अगर बीजेपी सांसद छिटक जाते तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की हार लगभग तय थी, मतलब होना लगभग तय माना जा रहा था। और उसी को साधने के लिए कार्यशाला बुलाई गई, और उस कार्यशाला को इतना महत्वपूर्ण दिखाया गया कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है। दिन भर उस पर चर्चा चलती रही थी, आपको याद होगा अमलेंदु जी, पूरे दिन उसी कार्यशाला का जिक्र रहा, जबकि वो बीजेपी सांसदों की कार्यशाला थी, उसको इतना वेटेज देना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था। तो ये साफ है कि वोट चोरी को लेकर अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं, और इसी वजह से बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। वहीं इस सब को लेकर टीएमसी के जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी निशाना साधा, और उनके बयान को आगे बढ़ाते हुए पवन खेड़ा, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने भी एक तरह से उनके बयान पर सहमति जताई है। तो पहले हम पवन खेड़ा को सुनते हैं, क्या कुछ बोला उन्होंने। जब क्रॉस वोटिंग हुई तो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं बहुत कुछ जो है इसमें पैसे का खेल भी हुआ, 30-35 जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कैसे क्रॉस वोटिंग हुई, कहां से चुराए गए वोट, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो अभी पवन खेड़ा को सुन रहे थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, और उसके बाद जैसा कि सबके सामने है, सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, एनडीए को जीत मिल चुकी है, लेकिन ये जीत लगातार सवालों में है। लेकिन इस सब के बीच में अभी सवाल अजय राय की नजरबंदी पर उठ रहे हैं कि आखिर वोटर अधिकार यात्रा को रोकने की इतनी कोशिश क्यों हो रही है। इतनी कोशिश तो बिहार में नहीं हुई जितनी कोशिश यूपी में हो रही। तो ऐसा कौन सा राज यूपी में छिपा हुआ है अमलेंदु जी कि वोटर अधिकार यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होते ही पूरी की पूरी योगी सरकार उतर आई है मैदान में? क्योंकि एक मंत्री अगर उतरकर सड़क पर एक सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही दिनेश प्रताप सिंह मैदान में उतरे होंगे और ये प्रदर्शन कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक उनसे इस तरह का कोई सवाल भी नहीं किया गया है। कोई ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आई है कि उनको कोई कारण बताओ नोटिस भेजा गया हो पार्टी की तरफ से, या उनसे सवाल किया गया हो, या सरकार की तरफ से कि आखिर आपने इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ ये प्रदर्शन सिर्फ एक ही जगह नहीं हुआ, और भी तमाम तस्वीरें वीडियो सामने आए थे जिसमें देखा जा सकता था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए गए, पोस्टर्स छापे गए, पोस्टर्स लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। राहुल गांधी की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई, उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी बात जारी रखी, तानाशाही का आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर। ये आरोप उन्होंने लगातार लगाए और ये साफ कर दिया कि कितनी भी कोशिश चाहे सरकार की तरफ से कर ली जाए, पुलिस प्रशासन की तरफ से कर ली जाए, लेकिन विपक्ष अपनी आवाज को रुकने नहीं देगा, दबने नहीं देगा। और इस सब को लेकर एक दिन पहले अजय राय का जो बयान था, अब हम वो सुन लेते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। आदरणीय राहुल जी लखनऊ से रायबरेली के लिए, वो उनका लोकसभा क्षेत्र है और पारिवारिक रिश्ता है रायबरेली अमेठी के लोगों से, और जिस प्रकार वहां के लोग प्यार करते हैं, वो हमेशा आप देखेंगे जब भी वहां मीटिंग है, कल दिशा की उस मीटिंग में हर मीटिंग में रहते हैं, हर कार्यक्रमों में जाते हैं राहुल जी। और ये जानबूझकर मोदी जी ने, भाजपा के लोगों ने उनका विरोध कराया है। अब राहुल जी ने सही बात पूरे देश को बता दिया कि वोट चोरी करके ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वोट चोरी करके सांसद बने हैं, वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं। वोट चोरी जो गुजरात मॉडल है वो वोट चोरी का मॉडल है। वोट चोरी के बदौलत ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने बनारस में वोट चोरी करके। वो एक तक चुनाव में जीत रहा था, उसके बाद वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। और उससे ये लोग नाराज है, उससे बौखला गई है पूरी भाजपा। ये पूरे गांव गांव में चर्चा हो गई है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। इससे बौखलाहट में ये पूरी तरीके से पागल हो गए हैं और पागलों की तरह ये काम कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी का रायबरेली में विरोध हुआ है। कल बनारस की धरती पर मोदी आ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और विशेष रूप से बनारस के लोग और जो हमारा पूरा प्रयागराज जोन है, वो निश्चित तौर से कल मोदी जी का जबरदस्त तरीके से विरोध करेगा। और निश्चित जो आज हमारे नेता का जिस तरीके से मोदी जी ने, भाजपा ने जिस तरीके से विरोध वहां पे किया, वोट चोरी की बात उन्होंने खोली, उस वोट चोरी से ये पूरी तरीके से पगला गए, बौखला गए हैं। कल हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे प्रयागराज जोन का
मोदी जी का विरोध करेगा और निश्चित तौर से, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़े नारा लगेगा। तो अभी हम अजय राय को सुन रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर दिखाई दे रही है। वहीं इन सबके बीच में अभी हम पहले इस पर और चर्चा करेंगे अभी, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऐसे में उसे क्या आवश्यकता है कि जब कोर्ट कोई निर्देश दे तब वो कदम उठाए। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। जिस तरह से लगातार कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया कि आधार को जोड़ा जाए, आधार को बारवा दस्तावेज बनाया जाए, आधार कार्ड जरूरी है उन तमाम दस्तावेजों में जो एसआईआर प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज बताए गए हैं, तो आखिर चुनाव आयोग ने इतनी देरी क्यों की और आखिरकार बैकफुट पर आया चुनाव आयोग और कोर्ट का आदेश, कोर्ट का निर्देश उसे मानना ही पड़ा। लेकिन इतनी देरी क्यों लगा, इस पर उन्होंने सवाल उठाया। तो पहले हम अभिषेक मनु सिंघवी को सुन लेते हैं, क्या कुछ बोले हैं वो, इस पर आगे चर्चा करेंगे। जहाँ तक बिहार का सवाल है, मेरा मुख्य जो बिंदु है वो ये नहीं है बताना कि क्या हुआ, भैया ये ठीक करिए इसको, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हुआ। मैं खुद पेश हो रहा हूँ उच्चतम न्यायालय में, अनेक हियरिंग्स हुई हैं, तो मैं किसी सब जुडिस मैटर के मेरिट्स पे नहीं कहूँगा। लेकिन जो मैं ज़्यादा जागरूक करना चाहता हूँ आपके समक्ष और उठाना चाहता हूँ प्रत्यक्ष रूप से, वो ये बात है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने हर कदम पर विरोध किया, हर मुद्दे पे, जब तक कि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश नहीं दिया और उसको आदेश में परिवर्तित नहीं किया। ये क्यों है कि एक सांविधानिक संस्था जिसका अधिकार क्षेत्र है, जिसका उत्तरदायित्व है कि वो सांविधानिक मूल्यों को आगे बढ़ावा दे, उसको इसकी आवश्यकता क्या है कि कोर्ट कचहरी उसे आदेश दे। स्वतः बिना आदेश के उन्होंने ऐसे कई कदम क्यों नहीं उठाए बिहार के विषय में? क्या बातें हैं वो? पहला तो ये कि उन्होंने शुरुआत से स्टेक होल्डर्स को, लोगों को किसी रूप से वार्तालाप में, एंगेजमेंट में नहीं रखा और ये नहीं बताया कि 2003 में जो बिहार की एक्साइज हुई थी वो संसद के चुनाव के 1 वर्ष पहले शुरू हुई थी और असेंबली के चुनाव के 2 वर्ष पहले। इस बार अचानक जून के अंत में जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, बिना किसी चेतावनी, सूचना, बिना हर पक्ष को वार्तालाप में लिए हुए उन्होंने क्यों शुरू किया, ये आज तक हमको उन्होंने बताया नहीं है। उनको ये भी मालूम है कि महाराष्ट्र में और अरुणाचल में, पहले की बात है, 2003 की भी बात है, इसी मुद्दे पे एसआईआर एक्सरसाइज स्थगित की गई थी कि चुनाव अभी निकट भविष्य में होने वाले हैं, जैसे कि बिहार में अब 4 महीने में होने वाले थे, जून में। तो जिस कारणों से उन्होंने पहले ये नहीं किया, वो क्यों किया है, इसका हमको अभी तक रहस्य नहीं बताया गया है। दूसरा, उन्होंने एक पूरी सूची दी कि क्यों, कैसे, कब, किस प्रकार से एसआईआर होगी बिहार में। उस सूची में बहुत सारे दस्तावेजों के नाम लिखे और रोचक है कि उस दस्तावेज का नाम लिखा ही नहीं, उसको हटा दिया लिस्ट से। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा प्रमाणित है, आधार। ये भी एक बहुत ही रहस्यमय बात है। जल्दबाजी में जो जनगणना होगी, लोकतंत्र की नींव उससे कमज़ोर होगी, इस बात का ध्यान नहीं रखा। आधार से जुड़ा है हर। तो अभी अभिषेक मनु सिंघवी को हम सुन रहे थे, उन्होंने बाकायदा वही सवाल उठाए हैं जो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और ये बड़ा सवाल उठा जब चुनाव आयोग की तरफ से आदेश दिया गया बिहार में कि अब आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए, जबकि ये कोई पहली बार नहीं है। जब से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई है, एसआईआर का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तमाम याचिकाएं लगाई गई, उसमें से अभिषेक मनु सिंघवी की भी दलीलें हम लोगों ने कई बार सुनी, इस पर हमने चर्चा भी की। और ये सवाल उठ रहा था कि आखिर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि पहली ही सुनवाई से आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दे दिए गए थे कि आधार कार्ड को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर दलील दी गई थी कि आधार कार्ड जाली भी बन जाते हैं, जबकि जो निवास प्रमाण पत्र हैं वो जाली नहीं बन सकते, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया था। लेकिन अमलेंदु जी, उसके बाद जो झड़ी लगी थी, निवास प्रमाण पत्र जाली जो निकल कर आए थे बिहार से, एक के बाद एक तमाम अलग अलग नामों के, और इसमें कई अजीब नाम, जानवरों के नाम पर, मोटरसाइकिल के नाम पर, तो इससे चुनाव आयोग की दलीलों पर एक बार सवाल उठ गए थे, चुनाव आयोग पर सवाल उठ गए थे। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को शामिल नहीं किया था दस्तावेजों में। लेकिन अब खबर आई है कि चुनाव आयोग ने 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को मान्यता दे दी है और अब आधार कार्ड को शामिल किया गया। तो आखिरकार जब ये बात पूरी करनी ही थी तो फिर इतना लंबा समय क्यों लिया गया? और अब जैसे कि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं बिहार में, किसी भी वक्त अगले महीने तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, उससे एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग जो करने की कोशिश कर रहा था बीजेपी के इशारे पर, उसमें उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ वोटर अधिकार यात्रा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि बिहार में जो चुनाव है उस पर इसका असर जरूर दिखाई देगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा शुरू की गई है, वो उफान पर पहुंच पाए, वो अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए, उससे पहले ही उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि वहां पर इसका नेतृत्व अजय राय की तरफ से किया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष है वो उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले अजय राय को ही टारगेट करके उनको नजरबंद कर दिया गया है। और इसी मुद्दे को अब कांग्रेस और जोर से उठाएगी और इसका असर भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उल्टा पड़ सकता है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, इसके लिए इसका असर जो बीजेपी को उल्टा पड़ सकता है। और ये वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से सफल हुई अंशतः बिहार में, और ये सिर्फ बिहार में ही सफल नहीं हुई, इसका असर पूरे देश पे जाकर पड़ा और इसकी वजह से जनता जागरूक हुई। और इसी का नतीजा ये निकल रहा है कि कल जैसे ही अजय राय ने घोषणा की कि कल नारा लगेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आएंगे, वोट चोर गद्दी छोड़, तो उनको गिरफ्तार मतलब उनको नजरबंद कल से ही करवा लिया गया, ताकि वाराणसी में नारा न लगने पाए वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन सवाल ये कि अगर जनता जागरूक हो जाती है, जनता किसी मसले पर सड़क पर आ जाती है, तो क्या फिर ये बातें रोकी जा सकती हैं? क्या नारे इस तरीके से रोके जा सकते हैं? बिहार में कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए कहा है कि जो बिहार में वोटर यात्रा निकली, इस मतलब वोटर अधिकार यात्रा, इससे जनता के बीच संदेश गया कि वोट चोरी हो रही है और उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और इस यात्रा से जनता सजग हुई है, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। और वोटर अधिकार यात्रा से निकला नारा वोट चोर गद्दी छोड़ पूरे देश में फैल गया है। राहुल गांधी की यात्रा से बिहार की जनता जाग गई और उन्होंने अपना पूरा समर्थन वोटर अधिकार यात्रा को दिया। हम सुन सकते हैं शकील खान को, क्या कुछ बोले हैं वो, एक बार सुनिए। राहुल गांधी जी की यात्रा से जो बिहार में मामला हुआ, उस यात्रा से जनमानस में ये बात चली गई और उसको ये विश्वास हो गया कि नहीं, ये सही है कि हमारे वोट की चोरी या वोट का एन केन प्रकार खेल हो रहा है। तो आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर वहाँ लोगों में सजगता भी आई और सजगता के माध्यम से लोगों ने अपना प्रयास करके, क्योंकि वहाँ के बीएलओ, आप देखिएगा कि वहाँ जो हमारा ब्लॉक ऑफिस है, वहाँ सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे। फर्ज कीजिए कि हमको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, लाखों का पाइल ऑन हुआ, दे नहीं रहे थे, क्योंकि पूरी साजिश थी कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट भी 11 डॉक्यूमेंट में भी जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और उसमें किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमको ब्लॉक से है, उसको भी इंस्टॉल करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जी की यात्रा से यह पता चल गया, लोगों में जिज्ञासा आई, लोग दूर दूर से आने लगे और वोट चोर गद्दी चोर का नारा बच्चे में भी ये सवाल गहराने लगा। और वोट चोर गद्दी चोर के साथ साथ एसआईआर के मामले से पूरे देश में एक तरह की जागृति आई। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज के दिन में भी यह बात बना हुआ है। फिर वोट चोरी के मामले से क्या क्या चीजें लिंकेजेस हैं, जो राहुल गांधी जी की जो आखिरी सभा जो यहाँ पटना के डाक बंगले पे हुई है, कि वोट चोरी का संबंध किस किस चीजों से है, उसके बारे में डिटेल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। तो ये मोटा मोटी ये बात है कि परिप्रेक्ष्य क्या था, दूसरा उस परिप्रेक्ष्य की वजह से एसआईआर कैसे आया, एसआईआर के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिफेंड करना शुरू किया,
और अब इसीलिए आप देखिएगा कि बिहार की जनता की जागृति की वजह से, बिहार की जनता ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो एक और रिस्पॉन्स मांगने की कोशिश की गई थी बिहार में बंद के नाम पे, और उस रिस्पॉन्ड का क्या हुआ आपको भी हमेशा पता है। तो मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन और मौजूदा सरकार बिहार की और देश की सरकार अब उनके सामने जो सवाल है उससे बच नहीं पाएगी। और बिहार के जो बुनियादी सवाल हैं, बिहार के मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, वो सवाल आज भी खड़े हैं जिसके ऊपर हमारा चुनाव होना। तो अभी हम सुन रहे थे शकील खान को, इन्होंने राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बताया कि किस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में जब वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाली गई तो उसका असर बच्चे बच्चे पर दिखाई दे रहा है, खासकर युवाओं में इसका असर दिखाई दे रहा है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि अगर युवा नाराज होता है किसी सरकार से तो उसका असर आने वाले चुनावों पर जरूर पड़ता है। और जैसे कि आप देखें, पिछले दिनों अगर हम देखा जाए तो पीएम मोदी लगातार ये दावे करते थे कि युवा उनके साथ खड़ा है, लेकिन अब वही युवा सरकार से नाराज दिखाई दिया। जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों ने प्रदर्शन किया बिहार में, तो बिहार चुनाव से पहले इस तरह का जो प्रदर्शन, जो नाराजगी दिखाई दी छात्रों के अंदर, ये आने वाले चुनावों में एनडीए के लिए बहुत बड़ी एक तरह से चिंता का सबब बन सकता है। चिंता बढ़ रही है इससे, एनडीए के अंदर एनडीए सरकार की मुश्किल बढ़ने वाली है। सरकार के खिलाफ नाराजगी, और ये नाराजगी चुनाव से ठीक पहले जब खुलकर सामने आई है तो इसका असर जब वोटिंग होगी तो उस पर जरूर दिखाई देगा। और इसी सब को लेकर अभी हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। यही वजह है कि बिहार में भले ही ये वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह से समापन तक पहुंची, उसका असर दिखाई दिया, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में शुरू ही नहीं करने दी जा रही है उस तरह से। इसको शुरुआत में ही रोकने की कोशिश की जा रही है। और यही बात अजय राय कह रहे हैं कि अधिकारियों के सहारे, यानी अगर आप सरकार में हैं, आपके पास पावर है, आपके पास पुलिस है, तो पुलिस का सहारा लेकर अब विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। और यही वीडियो जारी करते हुए उन्होंने अपने घर पर जब उन्हें नजरबंद किया गया एक रात पहले, जिससे कि जैसे कि अमलेंदु जी आप लगातार बता रहे हैं कि पीएम मोदी जब वाराणसी हो तो उस दौरान किसी तरह का कोई वोट चोरी का नारा ना लग सके, किसी तरह से पीएम मोदी की छवि पर सवाल ना उठ सके जब वो वहां पर मुलाकात कर रहे हैं अपने समकक्ष से। तो उस दौरान अपनी छवि को बचाने के लिए अजय राय को नजरबंद करवाया गया। ये आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लगाए जाने, लेकिन क्या इससे असर पड़ेगा? क्या अजय राय की आवाज को नजरबंद करके दबाया जा सकता है? क्या कांग्रेस की आवाज को दबाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल इस वक्त अमलेंदु जी खड़ा हो गया है। हाँ, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। और देखिए अंशतः साफ तौर पे एक तो बात समझ लेनी चाहिए कि अगर जनता जागृत हो जाती तो जनता की आवाजें नहीं रोकी जा सकती हैं, वो ना नजरबंदी से और ना फिर किसी और चीजों से। दुनिया के तमाम हिस्सों में हमने देखा है। अगर ये वोट चोरी का मसला बड़ा होता जा रहा है और जनता के बीच आवाज पहुंच रही है तो सिर्फ अजय राय की नजरबंदी करके ये मसला नहीं रोका जा सकता। आप ये सोचें कि प्रधानमंत्री अगर वाराणसी जाएं और वहां नारे ना लगे वोट चोर, गद्दी चोर, तो ठीक है, आप थोड़े समय के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब वाराणसी से चले आएंगे तब तो घर घर में नारा लगेगा। तो ये हमले को फिर से देख सकते हैं किस तरीके से नजर बंद किया गया है अजय राय को। और अजय राय को उस दौरान अजय राय क्या कहते हुए जा रहे हैं, एक बार हम लोग फिर से देख सकते हैं कि अजय राय को नजरबंद किया किस तरीके से गया है। जी बिल्कुल, उस वीडियो को हम एक बार फिर देख सकते हैं जो खुद अजय राय ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से जारी किया है। लिख दीजिए, हम तो मना कर रहे थे, हम भी ऐसे जाने का समय नहीं है ना, हम तो यही नहीं है कि कोई आने का समय नहीं है, तो गलत समय आया खाना। आप लिख दीजिए, रोकना है बाहर आओ, तुम ही करो। ठीक सर, सर
तो अभी एक बार फिर से हमने वो वीडियो देखा जो अजय राय ने साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी आवाज दबाई जा रही है, नजरबंद करके अधिकारियों के सहारे उनको चुप किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। और इसकी सीधी सीधी वजह सबके सामने है। वाराणसी को लेकर राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं, जिसका संकेत उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान गांधी मैदान से जब ये यात्रा निकाली जा रही थी, आखिरी दिन जब पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी, तब इसका ऐलान उन्होंने किया था कि अब जो हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा उसके बाद पीएम मोदी पूरे देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। ऐसे में वाराणसी में जब पीएम मोदी पहुंचे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, तो वहां पर विपक्ष की तरफ से किसी तरह की कोई नारेबाजी ना की जाए, किसी तरह से उनकी छवि पर सवाल ना उठाए जाएं, उनसे कोई सवाल ना पूछ लिया जाए, इसलिए अजय राय की आवाज को दबाया गया है। और ये बात अब कांग्रेस जोरों से उठाएगी और इसका असर आने वाले दिनों में बीजेपी की छवि को और ज्यादा खराब करेगा। ऐसे में देखना होगा विपक्ष इस मुद्दे को या खासकर राहुल गांधी या पूरे कांग्रेस इसे कैसे उठाएगा, क्योंकि यह भी देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन अब बहुत मजबूत है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जब चुनाव आयोग ने सवाल राहुल गांधी पर उठाए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज्ञानेश कुमार ने, एफिडेविट की मांग की थी राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर, तो जवाब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से आया था कि हमने आपको लगभग 18 एफिडेविट भेजे थे, उसका जवाब आपकी तरफ से क्यों नहीं आया। यही नहीं, जब राहुल गांधी पहुंचे हैं यूपी में और उनका स्वागत सपा के नेताओं की तरफ से किया गया है, कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है, बाकायदा पोस्टर्स छापकर एकजुटता दिखाई गई है, जिसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और उसके अलावा राहुल गांधी को ब्रह्मा विष्णु महेश के तौर पर दर्शाया गया है। तो ये बताता है कि इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा एकजुट है और इसी एकजुटता से बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी के अंदर खौफ है, सेंध लगाने की बहुत कोशिश की गई, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इसमें सेंध लग जाए इसीलिए दक्षिण से उम्मीदवार उतारा गया। हालांकि इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने में नाकामयाब रही बीजेपी और इसीलिए अब आने वाले चुनावों पर इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बीजेपी खेमे में जिस तरह से राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, राहुल गांधी का जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे भी खलबली मची हुई है। साफ तौर पर राहुल गांधी की यात्रा को अगर मंत्रियों की तरफ से रोकने की कोशिश हो रही है तो यह बताता है कि ये सब कुछ आला कमान के इशारे पर हो रहा है। इस सब के अलावा हम मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए हैं वोट चोरी को लेकर, वो लगातार मुखर हैं। जिस तरह से वो चाहे गुजरात हो या दूसरे जो भी राज्य है, जहां जहां पर भी बीजेपी मजबूत है, वहां पर अब कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है बीजेपी को जमीनी स्तर पर कमजोर करने की। लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब अगर बीजेपी को देश की सत्ता से हटाना है, केंद्र की सत्ता से हटाना है, तो सबसे पहले उसके गढ़ में उसको कमजोर करना होगा, गुजरात में उसको कमजोर करना होगा, गुजरात में सफाया करना होगा। और इसीलिए ये लगातार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी भी गुजरात का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेता, दूसरे सांसद भी समय समय पर बार-बार गुजरात पहुंच रहे हैं और गुजरात की जनता को जागरूक कर रहे हैं। इन सब के बीच में पहले हम मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान सुनते हैं, जिसमें उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग, बीजेपी, इन सब पर कई तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के हित में हम अव्वल लोग हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। देश को जिंदा रखना, देश में एकता रखना और देश एक रहना, इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस के लोग आज भी तैयार है। और पहला जो हमने सैक्रिफाइस किया देश को आजादी की दिला, और ये गुलामी का काम करते थे, ये ब्रिटिशर के गुलाम थे, नौकरी के लिए उनके पीछे फिरते थे, आजादी के लिए इन्होंने लड़ा नहीं। हमारे लोग आजादी के लिए लड़े, फांसी पे चढ़े, लाठियां खाए, जेल में भर गए। इन्हों क्या करे भाई, क्या करे? अब मलाई खाते बैठे हैं, दोस्तों को खिला रहे हैं। तो अभी हम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में बीजेपी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। उन्होंने
कांग्रेस के, माफी चाहूंगी, कांग्रेस के नेता को सुन रहे थे हम, और उन्होंने साफ साफ कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, कांग्रेस की तरफ से कुर्बानियां दी गई, और वहीं दूसरी तरफ आरएसएस की तरफ से अंग्रेजों की मदद की गई। जिस तरह के जो आरोप लगते हैं नफरत की राजनीति करने के, देश को बांटने की राजनीति करने के, ये आरोप तभी से आरएसएस पर लगते रहे और अब उस काम को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। यानी आरएसएस और बीजेपी पर एक बार फिर हमलावर दिखाई दिए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसकी वजह है, आप जानते हैं अभी आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत, उनकी 75वीं वर्षगांठ है। इसके अलावा आने वाले दिनों में 17 तारीख को पीएम मोदी का भी जन्मदिन है, और उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी अपने पद से, अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जिस तरह का मोदी और शाह के नेतृत्व के बाद से जो माहौल बीजेपी के अंदर बन गया है कि 75 साल वाले जो नेता हैं, जो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, क्या उसी प्रथा को अब बीजेपी आलाकमान आगे बढ़ाएगा? क्या खुद पीएम मोदी उस पर खरे उतरेंगे? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसी वजह से जिस तरह पीएम मोदी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लगातार जमे हुए हैं, उसी के चलते जो बीजेपी के अंदर अब उनके खिलाफ असंतोष पनप रहा है। और इन सब के बीच अब कई और सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार। एसआईआर को लेकर जिस तरह से बवाल पूरे देश में मचा हुआ है, एसआईआर अब पूरे देश में होगा, इसकी आशंका पहले ममता बनर्जी ने सबसे पहले जता दी थी जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी। आप जानते हैं कि बंगाल में बिहार के तुरंत बाद चुनाव होंगे, 2026 के शुरुआत में चुनाव होंगे, और इसीलिए ममता बनर्जी पहली नेता थी, पहली सीएम थी जिन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये दूसरे राज्यों में भी होगा, बंगाल में भी होगा, असम में भी होगा। और जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा था ठीक वैसा ही होता दिखाई दिया। कुछ दिनों बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और साफ कर दिया गया कि पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि एसआईआर प्रक्रिया का विरोध एनडीए के अंदर भी हो रहा है। एनडीए के ही कई लोग, कई जो घटक दल हैं, वो इस पर सवाल उठा चुके हैं कि आखिर एसआईआर प्रक्रिया की जरूरत क्या है। दूसरी चीज, बिहार में जिस तरह से जल्दबाजी में यह प्रक्रिया कराई गई, इस पर भी एनडीए के ही कई नेताओं ने, कई सांसदों ने सवाल उठाए। टीडीपी के सांसदों ने बाकायदा पत्र लिखा चुनाव आयोग को, जेडीयू के सांसदों और विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई। तो इससे साफ है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के साथ सिर्फ बीजेपी खड़ी हुई है, और इसकी वजह भी सभी जानते हैं। जिस तरह से मिलीभगत के दोनों पर आरोप लगते हैं, वो आरोप एक बार फिर सच साबित एसआईआर के जरिए से होते दिखाई दे रहे हैं। एसआईआर की आड़ में जिस तरह वोट चोरी की जा रही है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, और जो तमाम चीजें निकल कर आई हैं, लगातार जो सबूत विपक्ष की तरफ से रखे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर जो बड़े खुलासे उन्होंने किए, उसके जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। उल्टा राहुल गांधी से जो एफिडेविट मांगा गया, उस एफिडेविट पर राहुल गांधी ने जब कोई जवाब नहीं दिया है, तो चुनाव आयोग शांत बैठ गया है। और इसकी वजह यही है, या इससे साफ संकेत मिलते हैं कि विपक्ष के जो सबूत हैं, उनमें इतना दम है कि चुनाव आयोग जानता है कि अगर इस मुद्दे को चुनाव आयोग की तरफ से ज्यादा उठाया गया या ज्यादा खींचा गया, तो चुनाव आयोग उल्टा सुप्रीम कोर्ट में घिर जाएगा। जिस तरह से कई पूर्व चुनाव आयुक्तों के, मुख्य चुनाव आयुक्तों के बयान आए हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल जिस तरह उनकी तरफ से उठाए गए हैं, पूर्व अधिकारियों की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, उससे चुनाव आयोग सवालों में घिर गया है। जनता का विश्वास अब उससे उठता दिखाई दे रहा है। और इसी सब को लेकर जब एसआईआर प्रक्रिया फिर भी पूरे देश में की जा रही है, उसको लेकर पवन खेड़ा ने कुछ आरोप लगाए हैं। क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। Look, SIR is nothing new. In 2003 it had happened, but it took 2 years. That's the time it takes. Even Mr. Chandrababu Naidu objected to the limited gap between election and SIR in Bihar. That's what we had been objecting to, and the process adopted in SIR in Bihar, where the Honorable Supreme Court had to intervene to make Aadhaar also acceptable as a document of ID. You've declared thousands of people dead and they're alive. You've declared several thousands migrants, but they're not migrants, they're there. So all these anomalies in the SIR in Bihar need to be fixed.
तो अभी पवन खेड़ा को हमने सुना और बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया जो शुरू की गई और जिस प्रक्रिया में जो झोलझाल दिखाई दे रहा है, जितनी जल्दबाजी में वो प्रक्रिया शुरू की गई, वो प्रक्रिया उतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकती है, हर कोई जानता है। और इसीलिए जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट का पहला ही सवाल ये था कि आखिर ये काम तो गृह मंत्रालय का है, तो फिर चुनाव आयोग क्यों कर रहा है और इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। वोटर्स को पूरा समय मिलना चाहिए अपने दस्तावेज जमा करने का। अगर किसी वजह से उनका नाम कट गया है तो उनको पूरी जानकारी उसकी होनी चाहिए कि आखिर नाम क्यों कटा, और अगर वो गलत वजह से नाम कटा है तो उनके पास पूरा समय होना चाहिए कि वो नाम अपना वापस जुड़वा सके। और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लगता है। लेकिन चुनाव सिर पर है बिहार के, और उससे पहले जल्दबाजी में जो ये प्रक्रिया शुरू की गई, उसके चलते चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही सवालों में है। और बिहार में ये बात जनता समझ रही है, विपक्ष की आवाज जनता समझ रही है, विपक्ष जिस तरह जागरूक करने की कोशिश कर रहा है उसे समझ रही है, और इसी के चलते चुनाव आयोग लगातार घिरता चला जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रखेगा, ये तय हो चुका है, पूरे देश में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और इसकी शुरुआत जैसे कि गुजरात में भी एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, अभी छोटे लेवल पर निकाली जा रही है, उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है, लेकिन फिलहाल फोकस उत्तर प्रदेश पर ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ये हर कोई जानता है कि यूपी की सियासत, यूपी के नतीजे तय करते हैं कि केंद्र में अगले आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में क्या होने वाला है। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस बिहार के बाद अगर किसी राज्य पर है तो वो उत्तर प्रदेश पर ज्यादा है। उत्तर प्रदेश उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए वहां पर, क्योंकि वाराणसी संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का, पीएम मोदी पर अगर सवाल उठे तो पूरी की पूरी बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी की कुर्सी पर अगर खतरा मंडरा रहा है तो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। इसीलिए इस यात्रा को यूपी में शुरू ढंग से नहीं होने दिया जा रहा है, राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि खुद मंत्री उतरकर राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उससे बीजेपी के अंदर कितनी बौखलाहट है, कितनी चिंता है और कितनी टेंशन है इसको लेकर। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क नेपाल में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, सेना के हवाले अब देश हो चुका है, उसके बीच में अब ओली का जो पत्र, खुला पत्र जो भारत के लिए लिखा गया है, और उसमें सीधे सीधे आरोप ये लगाया गया है, साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि अगर वो भारत के आगे नतमस्तक हो जाते तो शायद अपनी सत्ता बचा सकते थे। अपने आप में काफी गंभीर आरोप है अमलेंदु जी। हाँ, काफी गंभीर आरोप है। उन्होंने जो पत्र लिखा है अंशिता, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर वो भारत के सामने झुकते तो उनकी सत्ता कई सालों तक बनी रहती। और उन्होंने नेपाल का नया नक्शा यूएन में भेजने के कारण पद से हटाए जाने का दावा किया, और भारत पर तीखी टिप्पणियां जो है वो उन्होंने की हैं। और ओली ने जो लिखा है उनके उसका जो अंश है वो एक पढ़ के हम सुना देते हैं कि उसके पत्र में क्या है। आंदोलन का मैं दूसरा दिन जितना विनाशकारी हो गया, मेरा मानना है कि यह आपके कोमल हाथों से नहीं हुआ था। यह पत्र उन्होंने वहां की जो जेनजी है जो आंदोलन कर रहे हैं उनके नाम लिखा था। और मासूम चेहरा दिखाकर गलत राजनीति करने की कोशिश की जा रही है अपनी भावनाओं पर खेलकर। देश में महत्वपूर्ण रिकॉर्ड वाले फायर ऑफिस लगाने, कैदियों को जेल से छोड़ने जैसी गतिविधियां एक जैसी नहीं रही हैं। इन सबके पीछे गहरी साजिश छिपी है। अनगिनत कष्टों और बलिदानों से जो व्यवस्था लाए थे उस वक्त हम नहीं बोल पाए, ना महफिल की छूट थी ना कोई सवाल था। उस अंधेरे से लड़कर संघर्ष कर हम लाए ये रोशनी व्यवस्था। अगर आज आवाज उठाने को मिले तो विरोध करो, यही व्यवस्था की देन है। आज इस तंत्र को मारने की कोशिश की जा रही है, आपको इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और ये जो सब कुछ बहुत कुछ लिखा है, और ये जिस तरीके से उनका कहना है, फिर आखिर में जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि पद पर रहना या ना रहना मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं रहा। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रणाली को संरक्षित करना है। यह व्यवस्था जिसने आपको बोलने, चलने, सवाल करने का अधिकार दिया है, उसे बचाने के लिए मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मेरा मानना है कि व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं है। तो ये एक तरीके से उन्होंने लिखा है और सीधे सीधे भारत को निशाना बनाने की केपी शर्मा ओली ने कोशिश की है। अब ये कितना सही है कितना गलत है, इस पर हमारी सरकार को जवाब देना चाहिए। जवाब आएगा भी निश्चित तौर पर सरकार का। लेकिन वहां किस तरीके से नेपाल में राजनीति चल रही है और उसका भारत में क्या प्रभाव हो रहा है, ये देखने वाली चीज होगी। और इसी को लेकर अब यहाँ पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस बीआर गवई ने साफ तौर पर कहा कि भारत के पड़ोसी मुल्कों में जो हालात बने हुए हैं ये हमारे संविधान की ही ताकत है कि भारत अभी बचा हुआ है। यानी एक तरह से उन्होंने फिर कह दिया कि संविधान को जो खतरे में डाला जा रहा है, जिस तरह से उसे बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, अगर उसमें सफलता हासिल हुई उन लोगों को जो संविधान बदलना चाहते हैं तो वो दिन
दूर नहीं, जब बांग्लादेश हो या नेपाल हो या पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, यानी सभी पड़ोसी मुल्क जिस मुसीबत से अभी गुजर रहे हैं, वो स्थिति भारत में जल्द ही बन सकती है। इसीलिए संविधान को मजबूत रखना, संविधान को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये बात गवई की तरफ से भी की गई और ये कोई पहली बार नहीं है। जस्टिस BR गवई कई बार संविधान की ताकत को बता चुके हैं, कई बार संविधान को बचाने की बात कर चुके हैं। संविधान के लिए एकजुट होकर लड़ना जरूरी है, ये बात उनके बयानों से साफ जाहिर हुई है और लगातार विपक्ष की तरफ से भी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। यानी साफ है कि संविधान खतरे में है, ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है और इसको बचाने की जिम्मेदारी पूरी जनता की है। और यही चीज नेपाल में दिखाई दी कि वहां पर जब इस तरह से तानाशाही बढ़ने लगी, इस तरह से जब जनता का गुस्सा बढ़ा, तो उसका असर सबके सामने है, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर वो नेपाल हो। दोनों ही देशों में देखा गया कि किस तरह से वहां जनता जब रोष में आई, जब नाराज हुई, तो किस तरह सड़कों पर उतर आई। और अब इसी को लेकर शायद पवन खेड़ा ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, एक बारी सुन लेते हैं। और सर इसके अलावा नेपाल की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? नेपाल के अंदर एक अंतरिम सरकार बनने की कवायद जो है वो तो जारी है, लेकिन इस बीच कई भारत देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां एक बिगुल वहां की जनता ने बजाया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि हमारे हजारों लोग वहां अभी फंसे हुए हैं। गुजरात के टूरिस्ट हैं, कैलाश मानसरोवर गए थे, कुछ लोग वॉलीबॉल खेलने पोखरा गए थे, ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। उनकी सुरक्षा की चिंता हमें होनी चाहिए, हमारी सरकार को होनी चाहिए। हरदीप पुरी साहब है सर, ये तो अभी पवन खेड़ा को हम सुन रहे थे। नेपाल में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर उन्होंने एक तरह से आशंका जताई कि भ्रष्टाचार और ये तमाम मुद्दे जो भारत में भी पनप रहे हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यानी एक बार फिर उन्होंने इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा, एनडीए सरकार पर निशाना साधा। यानी हर तरह से अभी भारत सरकार, ये जिस तरह से ओली का खुला पत्र आया है, उससे घिर गई है। अब सभी को इंतजार है कि भारत सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाएगा। हालांकि इंतजार तो ट्रंप के आरोपों पर जवाब देने का भी है, लेकिन उस पर भी किसी तरह का कोई जो है जवाब नहीं दिया गया, उस पर भी चुप्पी साधे रखी गई। ऐसे में क्या ओली के इस खुले पत्र के बाद भी भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा को जिस तरह रोकने की कोशिश की जा रही है, उससे सरकार पर सवाल उठते हैं, बीजेपी पर सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी जब हाइड्रोजन बम फोड़े तो उसमें पूरी बीजेपी को बहुत ज्यादा मुसीबत से गुजरना पड़ जाए, यानी बीजेपी सवालों में घिर जाए। खैर, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम कम फोड़ेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से इतना हर कोई जानता है, या कह सकते हैं जनता का विश्वास है कि राहुल गांधी ने अगर कोई बात कही है तो उसमें कोई ना कोई दम होगा, सबूतों के साथ राहुल गांधी कोई बात रखेंगे। और इसीलिए उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दिन को चुना इतने बड़े ऐलान के लिए। अब सभी की निगाहें हैं राहुल गांधी की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, अगले खुलासे पर। इस सब के अलावा एसआईआर के खिलाफ माहौल पूरे देश में बना ही हुआ है, बवाल मचा हुआ है, वोट चोरी को लेकर पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष जोरों से इस मुद्दे को उठा रहा है और ये आने वाले जितने भी चुनाव हैं, चाहे वो बिहार का हो, उसके बाद बंगाल हो, उसके बाद तमिलनाडु हो, इन सब में ये मुद्दा छाया रहेगा। और इसीलिए बीजेपी परेशान है और वोटर अधिकार यात्रा को अभी रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि वो दूसरे राज्यों में उतना मजबूत असर ना दिखा पाए जो कि बिहार में वो दिखा चुके। और इसीलिए अजय राय को नजरबंद किया गया। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।